लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी स्थिर कवथी मिश्रण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होते हैं? विलयन के कुछ गुणधर्म जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और पराश्रय दाब उसमें उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी राउल्ट के नियम के बारे में एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा था कि विलयन का जो टोटल वाष्प दाब आता है पी टोटल, वो P1 प्लस P2 के इक्वल होता है। यहां पर हम P टोटल को P01 x1 प्लस में P02 x2 भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हमारे पास P01 विलय का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, P02 विलायक का शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब था, P1 और P2 विलय और विलायक के आंशिक दाब थे। राउल्ट के नियम में हमने ये पढ़ा था कि ये जो विलयन है उसमें विलय और विलायक दोनों वाष्पशील हैं, तो यहां पर जो कण होंगे वो विलय और विलायक दोनों के होंगे, जिसके कारण विलयन का जो कुल वाष्प दाब आएगा P टोटल P1 प्लस P2 के आएगा। ये हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम में। अब अगर हम सेकंड कंडीशन लागू करें या फिर हम ये कहें कि अगर हमारे पास विलय पदार्थ है, विलय पदार्थ वो अवाष्पशील है, विलय पदार्थ जो है वो क्या है? अवाष्पशील है। अगर विलय पदार्थ अवाष्पशील है तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहां पर जो कण होंगे, भाप या वाष्प के जो कण होंगे वो केवल विलायक के होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विलय पदार्थ है वो अवाष्पशील है, विलायक के कण यहां पर होंगे, तो जो विलयन का जो टोटल वाष्प दाब आएगा, विलयन का जो टोटल वाष्प दाब आएगा वो विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो P टोटल आएगा वो P1 की अगर वैल्यू रखें तो P01 x1, यहाँ पे P01 आपको पता ही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। यहां पर अगर हम एक चीज देखें कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है P01, वो विलयन के कुल वाष्प दाब से, भाई विलयन का कुल वाष्प दाब या विलायक का आंशिक दाब दोनों एक ही चीज है। P टोटल इक्वल किसके है? P1 के। अगर मैं P1 बोल रहा हूं, विलायक का आंशिक दाब बोल रहा हूं, या फिर मैं विलयन का कुल वाष्प दाब बोल रहा हूं, तो दोनों चीजें एक ही हैं। P टोटल इक्वल P1। तो यहां पे क्या होगा कि जो विलायक का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होगा, यानी कि P01 अधिक होगा किससे? P1 से। इस चीज पर गौर करना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब की तुलना में हमेशा अधिक होगा, ये P01 अधिक होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस P01 और P1 का डिफरेंस P01 माइनस का P1, इन दोनों का डिफरेंस ही वाष्प दाब अवनमन कहलाता है, जिसे हम डेल P से दर्शाते हैं, जिसे हम डेल P से दर्शाते हैं। इसे हम वाष्प दाब अवनमन बोलते हैं। तो वाष्प दाब अवनमन किस कंडीशन में होगा? जब जो विलय पदार्थ है वो अवाष्पशील हो। तो हम इस टॉपिक का एक और नाम भी बोल सकते हैं कि अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति में राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति में राउल्ट का नियम। और इस टॉपिक को हम अब आगे करते हैं। इसे हम कह सकते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति में राउल्ट का नियम। देखो, अवाष्पशील विलय पदार्थ की उपस्थिति में विलयन का वाष्प दाब P टोटल जो कि P1 के बराबर आया था, हमने अभी भी किया था, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, विलायक का वाष्प दाब P01 विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम पाया जाता है, इसे वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है P टोटल, इसी P टोटल को हम लिख सकते हैं P1। विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, और ये जो विलयन का कुल वाष्प दाब है P टोटल विलायक के वाष्प दाब या शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम होगा, यानी कि P01 यहाँ पे क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, P टोटल इक्वल तो होगा P1 के, P1 आंशिक दाब और P01 शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। तो ये जो P1 है या जो P टोटल है ये कम होगा किससे? P01 से। कितना कम होगा? कितना कम होगा? इन दोनों का अंतर कितना कम होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर, जिसे हम किससे दर्शा सकते हैं?
P01 माइनस का P1। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब अवनमन, जिसे हम डेल P से दर्शाते हैं। और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम कि P1 है कम होगा P01 से। ठीक है, तो डेल P इक्वल होगा P01 माइनस का P1। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो 1। इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल P इक्वल हमारे पास है P01 माइनस का P1। यहां पर P1 की वैल्यू रख दो P01। P1 इक्वल होता है P01 x1। देखो P1 इक्वल होता है P01 x1। किससे? राउल्ट के नियम से। राउल्ट के नियम से हम यहां पर P1 की वैल्यू रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? डेल P इक्वल P01 माइनस का P01 x1 की वैल्यू रख दो। x1 की वैल्यू होती है 1 माइनस x2। देखो आपको पता ही है कि x1 प्लस x2 बराबर होता है 1। x1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस x2। x1 की वैल्यू हमने यहां पे रखी। मोल अंशों का योग 1 होता है। x1 इक्वल ये हो गया, तो x1 1 माइनस x2 हमने यहां पे रखा है। अब हमें क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल P इक्वल क्या हो जाएगा? P01 माइनस का P01 को 1 से मल्टीप्लाई किया P01 माइनस का P01 माइनस का x2, माइनस माइनस हो गया प्लस। P01 को x2 से मल्टीप्लाई किया तो P01 x2। ठीक है, यहां से P01 से P01 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का प्लस का। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 2। इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर ले आओ। डेल P इक्वल हमारे पास आ गया P01 x2। ठीक है, यहां से x2 इक्वल क्या हो जाएगा? x2 इक्वल यानी कि x2 बराबर करेंगे तो P01 यहां पे भाग में आ जाएगा, डेल P अपॉन P01। आई बात समझ में? यहां से x2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? डेल P हमारे पास आया था P01 माइनस का P1। ये रख दो P01 माइनस का P1 अपॉन P01। इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इक्वेशन 3 को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यहां से x2 मोल अंश है, x2 की वैल्यू रख दो। देखो x2 बराबर हो जाएगा n2 बटा n1 प्लस n2। ये हमने पढ़ा था मोल अंशों में, तो x2 की ये वैल्यू रख दो यहां पर। x2 की जगह n2 बटे n1 प्लस n2 इक्वल P01 माइनस का P1 बटे P01। ओके, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, तनु विलीनों के लिए जो n2 का मान है वो काफी कम होता है n1 से, तो n2 को हम हर में छोड़ देते हैं। यानी कि तनु विलीनों के लिए n1 से काफी छोटा होता है n2, तो n2 को हम यहां पर हर में छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास? n2 बटा n1 इक्वल P01 माइनस का P1 बटे P01। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 4। n2 तो है विलय का मोल और n1 है विलयक का मोल। अगर हमें मोल निकालने हैं, मैं एक बार दोबारा याद दिला देता हूं आपको। मान लो कि हमें 36 ग्राम जल दिया गया है और 36 ग्राम जल में मोल निकालने हैं, तो हमने क्या किया था? 36 में 18 का भाग दिया था, यानी कि 36 तो था दिया गया द्रव्यमान जिसको हम W से दर्शाते हैं, और मोल द्रव्यमान जिसको हम M से दर्शाते हैं, यानी कि W को M से डिवाइड किया था। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि N बराबर क्या होता है? W अपॉन M।
N1 की बात करें तो W1 बटे M1, N2 की बात करेंगे तो W2 बटे M2। ये दोनों वैल्यू हैं, यानी कि N1 और N2 का मान यहां पे रख देते हैं, यानी कि N1 इक्वल तो होता है W1 बटे M1 और N2 इक्वल होता है W2 बटे M2। ये दोनों वैल्यू इस N2 के मान में रख दो तो हमारे पास आ जाएगा W1 बटे M1, सॉरी हमारे पास आ जाएगा N2 की वैल्यू रखो, N2 की वैल्यू W2 बटे M2, N1 की वैल्यू रखो W1 बटे M1 इक्वल P01 माइनस का P1 बटा P01, P01 माइनस का P1 बटा P01। इसको लिख सकते हैं हम W2 अपॉन M2, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा M1 बटे W2 इक्वल P01 माइनस का P1 बटा P01। लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में हमें विलेय पदार्थ का मूल द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, यानी विलेय की बात करें तो एक, यानी विलेय पदार्थ का मूल द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। विलेय की बात करें तो 1 या फिर मूल द्रव्यमान की बात करें तो M1। लगभग क्वेश्चनों में हमें M1 ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो यहां से हम M1 निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे W2 क्या होगा, W2 विलायक का द्रव्यमान। 2 की बात करें तो विलायक का द्रव्यमान। M2 क्या होगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान। M1 क्या होगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान। W2 क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। P01 क्या होगा, 1 आ गया तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और P1 हमारे पास 2 चीजें चलेंगी। P1 इक्वल Pt होता है। P1 विलायक का आंशिक दाब भी हो सकता है, विलयन का वाष्प दाब भी हो सकता है। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब या विलायक का आंशिक दाब, विलायक का आंशिक दाब। तो आपको यहां ध्यान रखना है, P1 और Pt में मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो P1 या Pt दिया गया है तो P1 दिया गया है तो Pt, दोनों इक्वल चीजें हैं। तो एक बार दोबारा अपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति में राउल्ट का नियम। देखो अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति में, अवाष्पशील है मतलब वाष्प बन के नहीं उड़ेगा, वाष्प बन के नहीं उड़ेगा तो विलयन का जो टोटल वाष्प दाब आएगा विलायक के आंशिक दाब के बराबर होगा, यानी कि P टोटल जो आएगा विलायक के आंशिक दाब यानी P1 के इक्वल होगा। आई बात समझ में। अब यहां पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P01 से दर्शाते हैं, विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। P1 को Pt लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, डेल P इक्वल P01 माइनस का P1। P1 की वैल्यू रखनी है P01 x1, राउल्ट के नियम में हमने ये बात पढ़ी थी। डेल P इक्वल हो क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू रख दो, x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, x1 इक्वल 1 माइनस x2 हो जाएगा। P01 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, P01 से P01 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। अब देखो हमारे पास डेल P बराबर बचा डेल P बराबर हमारे पास बचा P01 x2, तो x2 बराबर हम लिख सकते हैं, ये P01 इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डेल P अपॉन P01। डेल P की वैल्यू दोबारा रख दो यहां से P01 माइनस का P1 इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया, x2 बराबर P01 माइनस का P1 बटा P01। यही वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। इक्वेशन 3 को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
X2 क्या चीज है? विलायक का मोल अंश। तो विलायक का मोल अंश अगर हमें निकालना है, मोल अंश में हमने ये इक्वेशन खूब काम में ली थी, N2 बटा N1 प्लस N2। ठीक है, तो X2 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो X2 की जगह, N2 बटा N1 प्लस N2, P01 माइनस का P1 बटा P01। दोनों विलीनों के लिए हम क्या मानते हैं कि N1 का मान काफी अधिक होता है N2 से। N2 को हम हर में नगण्य मान लेते हैं और नगण्य मानकर इसको छोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास क्या बचा? N2 बटा N1 बचा, N2 बटा N1। अगर आप इस वैल्यू को नहीं छोड़ रहे हो, साथ में लेके कर रहे हो, तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा। तो N2 बटा N1 इक्वल P01 माइनस का P1 बटा P01। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। N2 और N1 क्या है? यहाँ पर मोल है, विलेय और विलायक के मोल है। अगर हमें मोल निकालने हैं तो दिया गया द्रव्यमान W को मोलर द्रव्यमान M से डिवाइड करेंगे, यानी कि N1 बराबर W1 बटे M1, N2 बराबर W2 बटा M2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखनी है, N2 की जगह और N1 की जगह। हमारे पास आ जाएगा W2 M2 M1 W2 इक्वल P01 माइनस का P1 अपॉन P01। अगर आपकी ये चीजें समझ में आ गई, W2 क्या चीज है? विलायक का द्रव्यमान, M2 विलायक का मोल द्रव्यमान, M1 विलेय का मोल द्रव्यमान, W2 विलेय का दिया गया द्रव्यमान, P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P1 विलायक का आंशिक दाब या विलयन का कुल वाष्प दाब, और P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये चीजें मैंने यहाँ पे नोट भी कर दी हैं। अगर ये चीजें समझ में आ गई यहाँ तक, तो न्यूमेरिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से अब की बार आने की संभावना 99%। न्यूमेरिकल देखना कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन आ गई तो इसका मतलब P0 में चलेगा। ये विलायक है विलेय है, इस बात का हमें अभी पता नहीं है। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत N अपघट्य ठोस, यानी कि ये आपका हो गया विलेय पदार्थ जो कि अवाष्पशील है। विलेय पदार्थ है और अवाष्पशील है, यानी कि वाष्प दाब अवनमन वाला सूत्र लगेगा। तो हमारे पास विलेय और विलायक का हमें पता चल गया, यानी कि बेंजीन तो यहाँ पर विलायक हो जाएगी और विद्युत N अपघट्य ठोस हो जाएगा विलेय पदार्थ। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत N अपघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन, जिसका मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम प्रति मोल है, में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो जो जो चीजें हमें दी गई हैं वो एक बार हम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दिया गया है बेंजीन का वाष्प दाब। देखो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो आपको विलेय और विलायक को पहचाना कि विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। तो जब हम इस न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो कम मात्रा में वो विलेय और अधिक मात्रा में वो विलायक, और उसके अलावा यहाँ पर अवाष्पशील विलेय अलग से नाम भी दिया गया है। तो बेंजीन का वाष्प दाब, देखो बेंजीन का वाष्प दाब की बात करें तो आंशिक दाब कब विलयन में बनेगा, और अगर अकेले की बात होगी तो शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब लिया जाएगा। और इसने लिख भी रखा है कि बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब। तो देखो बेंजीन का वाष्प दाब हमें P01 0.850 बार दिया गया है। अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान, अवाष्पशील विलेय का दिया गया द्रव्यमान को W से, और विलेय है तो W2 0.5 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान, विलायक है 1 W1 39 ग्राम। बेंजीन का मोलर द्रव्यमान M, विलायक है 1 M1 78 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का टोटल वाष्प दाब जिसे हम PT से दर्शाते हैं 0.845 बार, और हमें ठोस का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और अधिकतर क्वेश्चनों में हमें मोलर द्रव्यमान ही ज्ञात करना होता है। यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो विलयन का वाष्प दाब है P टोटल वो P1 के इक्वल होता है, यानी कि P टोटल और P1 दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेंगी? समान रहेंगी। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में P1 भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन आई थी उसमें P1 की वैल्यू हमें रखनी होगी। तो P टोटल और P1 ये वाली बात अगर आपके दिमाग में है तो हमारे न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, केवल और केवल हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई M1 बटे W1 इक्वल P01 माइनस का P1 अपॉन P01। ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसमें हमें W2 की वैल्यू रखनी है। W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? W2 की वैल्यू हमारे पास है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। M2 की वैल्यू हमें निकालनी है, M2 हमें
निकालना है। M1 हमारे पास है 78 ग्राम, M1 हमारे पास है 78 ग्राम, W1 हमारे पास है 39 ग्राम, P01 हमारे पास है 0.850 बार, माइनस का P1 हमारे पास है P1 P टोटल 0.845 बार बटे P01 हमारे पास है 0.850 बार। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 0.5 बटे M2 मल्टीप्लाई 39 एकम 39, 39 दूनी 78, 2 इक्वल 0.850 में से 0.845 गए तो 005 अपॉन 0.850। ठीक है, यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.0 अपॉन M2 इक्वल 5 बटे 850, 170। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, M2 को 1 से कर दो, इसको भी 1 से कर दो, तो M2 इक्वल हमारे पास आ गया 170 ग्राम। ये आपका है विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान, विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान 170 ग्राम आंसर।